नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड का एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो भी नेशनल ज्योग्राफी का है और ये वीडियो है हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो पर। इसरो टू स्पेस एंड बियॉन्ड। तो चलिए भाई देखते हैं कि इसरो पर नेशनल ज्योग्राफी क्या बता रहा है और उसमें मैं क्या एड ऑन कर सकता हूं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और इसे समझने के लिए हम इंसानों ने अंतरिक्ष में कई यात्राएं तय की हैं। क्या दूसरे किसी ग्रह पर जीवन है? क्या किसी ग्रह पर पानी होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें दुनिया भर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस आज भी तलाश रही हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो सूरज तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। चलिए जानते हैं इसरो की शुरुआत कैसे हुई। हमने स्पेस मिशन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया कि हम कोशिश करेंगे कैसे हम भारत के किसानों का फायदा करें, कैसे हम मौसम का अनुमान लगाएं ताकि भारत में जो बाढ़ आती है, लहरें तेज आती हैं, लोगों को डिस्ट्रॉय कर देती थी घरों को, वो कैसे खत्म करें। हमने इन सब चीज़ों के लिए इसरो बनाया। इसीलिए इसरो हमेशा ह्यूमिलिटी पे बना, इसरो हमेशा संवेदनाओं पर बना, कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन है। 1963 में भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा ने उसे लॉन्च करने के लिए तिरुवनंतपुरम के पास मौजूद थुम्बा के मैरी मैगडलेन चर्च को चुना। डॉक्टर साराभाई ने जहां पर चर्च था वहां पे रॉकेट असेंबली प्लांट लगा, जो फादर परेरा का घर था वो ऑफिस बना और जो मछुआरे का घर था वहीं पे लॉन्च साइट्स बनाई गई। और सन 63 में नवंबर में हमने भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट वहां से लॉन्च किया। शाम का वक्त था, 6:30 बजे का। जो आकाश था वो क्रिम्सन हो चुका था, वो लाल हो चुका था और उस लाल आकाश में सोडियम जो उसकी इजेक्शन निकलती है, वो इजेक्शन की वेपर ट्रेल डॉक्टर कलाम ने कई बार रिकॉल करी। इसरो की शुरुआत वहां से हुई। 1979 में जब पहली बार सैटेलाइट लॉन्च की गई तो वो क्रैश होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरी। लेकिन इस नाकामयाबी ने इसरो के लिए नई बुलंदियों को छूने का रास्ता तैयार कर दिया। 79 में अनसक्सेसफुल लॉन्च मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि उस अनसक्सेसफुल में 50% सक्सेस थी। और जो सबसे मुश्किल स्टेज होता था लॉन्च करना, उठाना किसी एक बड़ी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर स्टेज 2 तक ले जाना, वॉज आई थिंक ह्यूज माइलस्टोन, क्योंकि उस समय बहुत मिनिमम बजट में हमने ये काम किया था। 80 में उस अनसक्सेसफुल मिशन को हम वापस सक्सेसफुल में तब्दील कर पाए, बाकी 2 स्टेजेस भी क्लियर कर पाए 1980 में। दैट वाज अ ह्यूज माइलस्टोन। बस फिर क्या था, उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जाने से शुरुआत की थी, वो चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गया। अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 1, ऐसा पहला स्पेस मिशन जिसने चांद की सतह पर पानी के निशान को ढूंढ निकाला। ये इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अच्छा देखिए, चांद पर रिसर्च आज से नहीं जारी है, कई दशकों से जारी है। रशिया ने भेजे एस्ट्रोनॉट्स तक भेजे। रशिया ने तो एस्ट्रोनॉट नहीं भेजे चांद पर, लेकिन अमेरिका ने भेजा। बहुत सारे मिशंस किए, चांद के सरफेस पर उतरे, लेकिन आज तक वहां पर पानी का ट्रेस नहीं मिला था। और इंडिया ने जब अपना चंद्रयान भेजा 1, तो उसने ढूंढ निकाला। और ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज लगी हुई थी, आज भी लगी हुई हैं। और जो सबसे बड़ा कारनामा था पानी के ट्रेसेस ढूंढने का, वो इंडियन स्पेसशिप ने किया, वो इंडिया के चंद्रयान ने किया। तो जो साइंस कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसमें हलचल मच गई कि इंडिया जैसा देश, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, जहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आबादी इतनी बड़ी है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उसने इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में इतना बड़ा काम कैसे किया। और ये वाकई हम सब इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा प्राउड करने वाली बात है। इस पर इतराने वाली भी बात है भाई, कि जो बाकी कुछ नहीं कर पाए वो हमने किया।
लेकिन इसके बाद जो मार्स वाला काम हुआ ना, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे लगता है कि उसकी भी चर्चा तो होनी ही। 5 नवंबर 2013 भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये मिशन अपने पहले ही लॉन्च में कामयाब हुआ। यानी भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। यानी कि एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी, 1/10 द कॉस्ट, पिक्चरों से भी सस्ती। ग्रेविटी मूवी बनी थी उससे सस्ती, मार्शियन मूवी बनी थी उससे भी सस्ती। फिक्शन से कम कॉस्ट में हमने फैक्ट दिखा दिया। 15 फरवरी 2017 इसरो ने रिकॉर्ड तोड़ 103 नैनो सैटेलाइट्स को और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनी 714 किलोग्राम की सैटेलाइट को एक साथ एक ही रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। देखिए, ये तो एक अलग कामयाबी है, लेकिन जो मार्स मिशन में इंडिया ने किया ना, वो जिसकी उम्मीद मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया ऐसा पहले अटेम्प्ट में कर लेगा। क्योंकि दुनिया में आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी इसरो को छोड़कर पहले अटेम्प्ट में वो मार्स तक नहीं पहुंच पाई। वो चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, और इन सब के बजट बहुत भारी भरकम है, बिलियन ऑफ डॉलर्स, मतलब पैसे लुटाए जाते हैं। मैं एक तरह से कहूं तो ये जो उन्होंने बात की ना कि फिल्म से, जो फिक्शन से कम में फैक्ट्स हमने बताया, ये अपने आप में एक केस स्टडी है कि कैसे हमने एक हॉलीवुड की मूवी से भी कम बजट में हमने मार्स पर अपना मिशन कंप्लीट किया, और वो भी पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट किया, जो पूरी दुनिया में कोई देश, कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई थी। तो आप उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में सोचें, वो जो हमने हासिल किया एज ए टेक्नोलॉजी, उस एक्सपीरियंस को, उस डेटा को आप समझिए कि वो सबसे कीमती डेटा है। उसके बाद ही कुछ और है। तो मेरी नजर में अगर मैं देखूं तो इसरो की सबसे बड़ी कामयाबी में अगर नंबर 1 पर रखना हो तो मैं मार्स मिशन को रखूंगा, और नंबर 2 पर रखूंगा अपने चंद्रयान को। एक और माइलस्टोन हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि ये हम जरूर कर पाएंगे। इसके बारे में बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कहते हैं सितारों के आगे जहान और भी है। अंतरिक्ष में इंसान को भेजने से लेकर सूर्य तक सैटेलाइट भेजने तक भारत कई बड़ी तैयारियां कर रहा है। 2022 में हम गगनयान के नाम से हम लॉन्च करने वाले हैं। अनमैन्ड अनक्रूड होगा, उसको हम चेक करेंगे कि क्या सक्सेस रेट है, और उसके 1-2 साल के अंदर वी विल सेंड 3 ह्यूमंस होपफुली फॉर 7 डेज इनटू स्पेस। 7 दिन के लिए, 1 सप्ताह बिताएंगे, और हम जाएंगे सबसे मुश्किल जगह पे, जो सबसे गर्म है, सबसे मुश्किल है वहां जाना, और वो है सूरज। ऐसा चमत्कार और कहीं नहीं होता। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा, छोटा सा वीडियो था, लेकिन इस वीडियो ने आपको गर्व करने के बहुत सारे पल दिए, बहुत सारी बातें बताई जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं, जिन्हें आप बड़े ही प्राउडली कह सकते हैं कि हम इंडियंस ने ये किया। और जैसा कि वीडियो में बताया गया था, जो मैं बातें कह रहा हूँ कि जी गगनयान है तो अनमैन्ड होगा, अनक्रूड होगा, लेकिन साल भर के अंदर उस पर हमारा मैन्ड मिशन होना है। और उसके लिए तैयारियां पिछले कई सालों से चल रही हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं, रशिया में ट्रेनिंग हो रही थी, वो वापस आ चुके हैं। फर्दर उनकी अब यहाँ पे भी ट्रेनिंग चल रही है, कई सारी चीज़ें टेस्ट की जा रही हैं। इसमें अभी हाल ही में आपने देखा होगा रीयूजेबल जो हमारे लॉन्च व्हीकल है, उसका सफलतापूर्वक टेस्टिंग उसकी हुई है। इसके अलावा जो वापस आने वाला व्हीकल है, उसकी भी टेस्टिंग हम कर चुके हैं। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले उसकी टेस्टिंग हुई थी, समंदर में उसको गिराया गया था पैराशूट के सहारे। इसके अलावा हम सूरज का मिशन हम कर रहे हैं L1 आदित्य के नाम से, जो सूरज के बारे में जानकारियां इकट्ठा करेगा। इसके अलावा अभी हमने अपना GSAT छोड़ा है, हमने अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट IRNS जो भी है अपडेटेड, उसको नेक्स्ट जनरेशन, वो हमने छोड़ा है। इसके अलावा ऐसे और भी कई मिशन हैं जिनके बारे में जानकारी आपको इसरो की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखें तो पहला अच्छा रॉकेट हमने 80 में छोड़ा, और उसके बाद फिर उस पर हमने काम करना शुरू किया। तो आप 20 साल उधर मान लीजिए और 22 साल इधर मान लीजिए,
42 साल में हमने जो चीज शुरू की थी, आज वो देश के लिए कमाई कर रही है। लाखों डॉलर्स की कमाई हम इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके करते हैं, और आने वाले वक्त में ये और ज्यादा कमाई बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तो हमारी जो GSLV जो हमारा रॉकेट है वो भी अपना दमखम दिखा रहा है, और अब हम सीधे जियो स्टेशनरी में भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में स्थापित कर सकते हैं। हालांकि अभी हमने लोअर ऑर्बिट करके फिर इसको ऑर्बिट को बढ़ाया है ठीक है, लेकिन वो हम कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है। और आगे इसमें इसरो और भी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यकीन मानिए, इसरो की वजह से, उसकी सैटेलाइट्स की वजह से जो धरती की तस्वीरें खींची जाती हैं या जो मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली चीजें हैं, इनफैक्ट आपको हैरानी होगी कि सैटेलाइट से जो मछुआरे हैं उनको कितना फायदा पहुंच रहा है। उनको एक तो मौसम की जानकारी मिल जाती है कि आज समंदर में जाने लायक मौसम है कि नहीं है। उनको इस बात की जानकारी मिल रही है कि कहां पे मछलियों की संभावना ज्यादा है, कि आप इधर उधर भटके नहीं, आप सीधे उस जगह पर जाएं, शिकार करें और वापस आएं। इसके अलावा जो जमीन की मैपिंग की जा रही है हमारे सैटेलाइट से, उनकी जमीन की क्वालिटी कैसी है वो सैटेलाइट से नापा जा रहा है, मापा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। हमने अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, नाविक। 4 या 5 देश हैं जो ऐसा कर पाए हैं अभी तक, उनमें से हम भी एक हैं। तो ये सारी उपलब्धियां जो हैं वो मैं गिनाने लगूंगा तो नाम खत्म नहीं होंगे इसरो के लिए, और उपलब्धियां बढ़ती जाएंगी। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि इसरो ने हर भारतीय को मुस्कुराने का मौका दिया है, प्राउड करने का मौका दिया है, दूसरे के सामने बराबर में आकर खड़े होने का मौका दिया है। उन लोगों को तमाचा मारा है जो लोग भारत का मजाक उड़ाते थे, नेगेटिव इसके खिलाफ खबरें करते थे कि जी जिस देश में लोग गरीब है, जिस देश में लोगों के पास पीने का पानी नहीं मिलता साफ, ज्यादातर लोगों को, वहां पर वो देश स्पेस प्रोग्राम क्यों चला रहा है। बाकायदा ब्रिटेन में, अमेरिका में इसके खिलाफ आर्टिकल्स छपते थे, अभी भी छपते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसरो ने ठान रखा है, आप चाहे कुछ भी बोलते रहो, हम सक्सेसफुल हो, हम सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन काम करना बंद नहीं करेंगे। और उसकी वजह से आज अगर इंडिया की डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ना, उसमें इसरो का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारी छवि बनी है उसमें इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सब भारतीयों को बिल्कुल ये भूलना नहीं चाहिए, और इसरो हमारे लिए मस्तक ऊंचा करने वाली चीज। बाकी इसमें और किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, पड़ोसी देश के बारे में नहीं बोलूंगा। आज अपने देश की बात हो रही है, अपने इसरो की बात हो रही है। किसी से कंपेयर क्या करना? कंपेयर लायक कोई है पड़ोस में? चाइना को छोड़ के। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।